गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम मॉड्यूल 1 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम लोग जान रहे थे एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में। और एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में उसके बारे में तो कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। और उसके दो टाइप के बारे में हम बताए थे, जो कि होता है बिग नोटेशन और स्मॉल नोटेशन। तो हम बिग नोटेशन को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि पहला टाइप है मेरे पास बिग ओ नोटेशन। ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ से या फिर बड़ा ओ लिख के आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बिग ओ नोटेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। बिग ओ नोटेशन के बारे में हम बताए थे क्या, ये हमारा बाउंड रिप्रेजेंट करने का काम आता है। अब कौन सा बाउंड रिप्रेजेंट करने का काम आता है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दिस नोटेशन मीन्स, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बिग ओ नोटेशन का बात कर रहे हैं। तो दिस नोटेशन मीन्स यहाँ पे हम बड़ा ओ का बिग ओ का बात कर रहे हैं। दिस नोटेशन गिव एन अपर बाउंड, किस बाउंड का बात कर रहा है ये, अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब जो मैक्सिमम टाइम लेता है उसका बात कर रहा है। तो दिस नोटेशन गिव अपर बाउंड, यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपर बाउंड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम। तो ये क्या करता है, कोई भी एल्गोरिदम का, जैसे मान लेते हैं एल्गो वन है मेरा, एल्गो वन, ये एल्गोरिदम का क्या होगा, अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा कौन, कैपिटल ओ, मीन्स बिग ओ नोटेशन। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द वर्स्ट केस, अपर बाउंड मीन्स वर्स्ट केस का हमने बात किया था। दिस इट इज रिप्रेजेंट टू वर्स्ट केस सिनारियो, ये क्या करता है, वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस ऑफ एन एल्गोरिथम रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में थोड़ा सा भाषा लिख दिए ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लिख पाए। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं, जो हम समझा चुके थे ऑलरेडी वही यहाँ पे लिख दिए हैं। तो दिस नोटेशन गिव अपर बाउंड ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम एंड डिस्क्राइब वर्स्ट केस सिनारियो। वर्स्ट केस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस एल्गोरिथम कैन टेक। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे, जानते हैं जिसे यहाँ पे हम बात ही कर लिए, रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड का। उसके बाद यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, बिग ओ का ग्राफ, और यहाँ पे कुछ कुछ मैथमेटिकल जो टर्म लिखा गया है ये। ओके, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये कहा कर रहा है क्या, अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अपर बाउंड करने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम टाइम लेगा, मैक्सिमम टाइम लेगा मीन्स वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, एक फंक्शन ले रहे हैं हम एफ एन, एक फंक्शन हम एफ एन ले रहे हैं और दूसरा फंक्शन ले रहे हैं जी एन। एक फंक्शन ले रहे हैं एफ एन और दूसरा फंक्शन ले रहे हैं जी एन। अब हम कब यहाँ पे कह सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ जी एन कब कह सकते हैं इसको, जब क्या होगा, मेरा एफ एन क्या होगा, छोटा होगा। एफ एन छोटा मतलब जान लीजिए एफ एन मेरा यहाँ पे है। ठीक है, और ये जी एन जो है ऊपर में है। एफ एन क्या है, मेरा छोटा है और जी एन मेरा ऊपर है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं क्या, ये जो छोटा वाला है हम इसके टर्म में तो इसको लिख ही सकते हैं, जैसे 5 है, एक 5 है और एक 2 है समझ लीजिए। तो ये 2 जो है यहाँ पे इसके टर्म में, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये 5 जो है, 5 तो 2 के टर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 के टर्म में तो लिख दिए ना। यहाँ पे बस समझिएगा, 5 को क्या करें, ये मान लीजिए 5 है, ये मेरा 2 है। तो ये जो है, इसको तो हम इसके टर्म में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन छोटा को हम बड़ा टर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, एफ एन मेरा यहाँ पे क्या है, छोटा है, और जी एन जो है, जी एन मेरा ज़्यादा है और एफ एन मेरा छोटा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, जी एन जो है मेरा अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, ये एफ एन जो है, ये जो है इसके ऑर्डर में हो सकता है इफ एंड ओनली इफ। एफ एन जो है यहाँ पे समझिएगा, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एफ एन जो है, ये एफ एन जो है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम रिलेट किए हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल को भी हम मिटा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 3 लिखे हैं, यहाँ पे एफ एन जी एन क्या क्या लिख रहे हैं। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे। ओके, बस उससे थोड़ा सा कंपेयर करिएगा। एफ एन जो है वो ऑर्डर ऑफ जी एन कब हो सकता है, एफ एन ऑर्डर ऑफ जी एन कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट सी ग्रेटर देन जीरो एंड एन ग्रेटर देन जीरो। सी ग्रेटर देन अभी समझ लीजिए, एन ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है वो समझेंगे। ओके, सच दैट एफ एन लेस देन इक्वल टू जी एन, ये हो गया। तो वही 2 3 से कंपेयर करिएगा। एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, 5 को हम 2 के टर्म में कब लिख सकते हैं, जब एक ऐसा कांस्टेंट हो जिसमें जैसे हम 3 ऐड कर रहे थे वो उसके बराबर हो जाए। ठीक है, एन एन ग्रेटर देन जीरो वो मेरा इनपुट साइड होता है, उसका भी बात करेंगे जब ग्राफ पे जाएंगे। सच दैट एफ एन जो है वो सी डॉट जी एन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिएगा फिर से वही 2 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखिएगा तो 2 3 का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एफ एन और जी एन का लीजिएगा। जैसे मेरा यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 5 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 को चाहते हैं 2 के टर्म में लिखने के लिए, तो कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3। ठीक है, इसको हम बोले थे क्या, इसको हम बोले थे एफ एन 2 को, और इसको बोले थे जी एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एफ एन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एफ एन प्लस कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, जो कि मेरा ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों में हम रिलेट कर रहे हैं, ये दोनों में। तो यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट सी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे ये सी है,
तीन जो यहाँ पे लिए हैं तीन, ये मेरा क्या है सी ग्रेटर देन जीरो एंड सच दैट एफ एन जो है वो एफ एन जो है सी डॉट जी एन से छोटा होना चाहिए, सी डॉट जी एन से छोटा होना चाहिए जो कि छोटा है। ओके, तो बस इसे रिलेट कर रहे हैं हम। तो इस केस में हम बोल सकते हैं क्या, एफ एन जो है ऑर्डर ऑफ जी एन होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं क्या, एफ एन जो होगा ऑर्डर ऑफ जी एन होगा, और एफ एन जो वो बिलोंग करेगा ऑर्डर ऑफ जी एन से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत दो तीन का एग्जाम्पल भी लिखे हैं, तो इससे आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी ज़्यादा मिला हो। ओके, लेकिन एग्जाम में आया तो आप दो तीन नहीं लिखिएगा, आप यहाँ पे एफ एन और जी एन से कंपेयर करिएगा वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक एक हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे आप उसको बस क्या करना है, उससे कंपेयर कर देना, आप समझ जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है। दिस नोटेशन यूज अपर बाउंड, ये अपर बाउंड को दिखाता है, और यहाँ पे क्या है, इसका वर्स्ट केस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम टाइम लेगा कोई भी एल्गोरिथम, या तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है या तो स्पेस के रिस्पेक्ट में हो सकता है। और यहाँ पे कह रहा है क्या, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट सी ग्रेटर देन जीरो एंड एन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एन लेस देन इक्वल टू जी सी डॉट जी एन। तब हम बोल सकते हैं क्या उस केस में, एफ एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफ पे। ये ग्राफ जो है मेरा टाइम और इनपुट, ये एन ए जो है यहाँ पे इनपुट है मेरा। ठीक है, ये इनपुट है, और ये जो टी है मेरा टाइम है। ठीक है, इनपुट और टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे हम बताए थे क्या, मेरा जो कोई भी एल्गोरिथम हम लेते हैं उसको हम इनपुट साइज पे वो कैसे डिपेंड है वो बताते हैं। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बिग ओ नोटेशन को। ओके, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, टाइम और ये इनपुट साइज लिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पे क्या है मेरा, जैसे जैसे हम इनपुट साइज बढ़ा, इनपुट साइज मेरा स्टार्टिंग में क्या है, जीरो है। ठीक है, इनपुट साइज जीरो, इनपुट साइज हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनपुट साइज हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ये जो है एफ एन जो है, यहाँ पे जो एफ एन है उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है। एफ एन जो है कुछ इस प्रकार से ग्राफ, एफ एन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जा रहा है ग्राफ मेरा एफ एन का रहा। और जी एन का जब ग्राफ देखेंगे, जी एन का, तो यहाँ पे जी एन का ग्राफ जो है इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे देखेंगे जब एक टाइम हो गया, अब यहाँ पे कुछ एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद क्या होगा, मेरा जी एन जो है हमेशा एफ एन से ज़्यादा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो एफ एन जो है वो हमेशा छोटा होगा किससे, जी एन से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एन इक्वल्स टू एन नॉट, ये क्या है, इनपुट साइज है। यहाँ पे हम बता रहे थे क्या, एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब एक ऐसा इनपुट आएगा, एक ऐसा इनपुट ले लेंगे जिस पे क्या होगा, जिसके बाद ऐसा इनपुट ले लेंगे जिसके बाद मेरा एफ एन जो है वो हमेशा छोटा होगा जी एन से। इधर देख सकते हैं इतना साइज में, देख सकते हैं इतना साइज में क्या है, कभी एफ एन बड़ा हो रहा है, कभी जी एन बड़ा हो रहा है, कभी एफ एन बड़ा हो रहा है, कभी जी एन बड़ा हो रहा है। लेकिन एक ऐसा इनपुट साइज आ जाएगा, एक ऐसा इनपुट साइज के बाद क्या होगा, मेरा एफ एन हमेशा छोटा होगा किससे, जी एन से। एफ एन हमेशा छोटा होगा किससे, जी एन से। तो ये मेरा वो टाइम एन नॉट है। ओके, तो इस केस में हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे एफ एन जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जी एन होगा। ठीक है, जो कि कंडीशन है सी ग्रेटर देन जीरो हो रहा है और एन ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। तो ये मैथमेटिकल अब जो टर्म है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो इस प्रकार से आप बना लिख सके हैं। और ये ग्राफ कुछ बनाया चाहे ना ग्राफ, लेकिन जरूर बनाइएगा क्योंकि ग्राफ पर ही नंबर मिलता है। और यहाँ पे कुछ कुछ इस प्रकार से टर्म लिखिएगा, जहाँ एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी एन होता है इस केस में। और यहाँ पे कुछ कुछ अपर बाउंड को डिपेंड करता है, यहाँ पे वर्स्ट केस रहता है, मैक्सिमम टाइम लेता है। ये सब चीज़ तो आप लिख ही सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अगला मेरा क्या है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बिग नोटेशन के बारे में। ठीक है, इतना ही चीज़ आप यहाँ पे एग्जाम में आता है तो इतना चीज़ लिख लीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, अब आते हैं बिग ओमेगा नोटेशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे कहिएगा हम एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल आपके सिलेबस में है नहीं। एग्जांपल जैसे जैसे यहाँ पे बस आपको कितना कम्प्लेक्सिटी कौन सा एल्गोरिथम का होता है वो हमें जानना है। आपके सिलेबस में जब आप डा पढ़िएगा, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, जब आप डा पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल रहेगा। बिग ओ नोटेशन पे इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल वहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन डीएसए के लिए इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जब एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक सेपरेट टॉपिक ही है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। लेकिन डीएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सिलेबस देखिएगा तो आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है, बस आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए सब कुछ के बारे में। ओके, उस पर डिटेलिंग हम करेंगे जब डा पढ़ेंगे तब। ओके, तो यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वगैरह भी हम, अगर आपको नीड होगा तो बता दीजिएगा, हम इसका न्यूमेरिकल भी करा देंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार आप बस इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए बस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट उतना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आते हैं अपना बिग ओमेगा नोटेशन पे। बिग ओमेगा नोटेशन यहाँ इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। ओके, तो बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में क्या है, एक चीज आप समझ गए ना, तब अगला जो भी दो बचा हुआ है उसको आप इजीली समझ सकते हैं। दिस नोटेशन गिव एंड लोअर बाउंड, जैसे हम बात की है वो अपर बाउंड को डिपेंड करता है, ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम,
इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द बेस्ट केस। ये क्या करता है, बेस्ट केस सिनारियो को रिप्रेजेंट करता है या फिर डिस्क्राइब करता है। डेट मीन्स बेस्ट केस मतलब क्या हुआ, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस एल्गोरिथम रिक्वायर्ड। या तो मिनिमम टाइम और हो सकता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है, या स्पेस के रिक्वेस्ट में हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमेशा टाइम है। यहाँ पे हो सकता है स्पेस के बेस पे ये हो सकता है, या फिर टाइम के बेस पे हो सकता है, कोई भी बेस पे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ये हम टाइम लिख रहे हैं या फिर स्पेस लिख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है लोअर बाउंड को, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके आती पे फंक्शन पे। तो यहाँ पे वो रहा है क्या, एफ एन इज ऑर्डर, यहाँ पे ओमेगा ऑफ जी एन, एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट सी ग्रेटर देन जीरो एंड एन ग्रेटर देन जीरो। जैसे ऊपर में लिए थे वैसे ही यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है हमारा ओमेगा मतलब लोअर बाउंड, सबसे कम पे बात कर रहा है, सबसे कम इतना होना चाहिए। तो लोअर बाउंड यहाँ पे बात कर रहा है सच डैट एफ एन जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए सी डॉट जी एन से वेन एवर एन ग्रेटर देन एन नॉट, एंड ये मेरा होना चाहिए एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी एन। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है एफ एन इज ऑर्डर ऑफ, तब हम बोल सकते हैं जब क्या होगा, कांस्टेंट सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और एन ग्रेटर देन जब जब और यहाँ पे एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जो एफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं क्या, एफ एन जो है वो ओमेगा ऑफ जी एन के टर्म में हो सकता है। ओके, जैसे इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे मेरा टाइम है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जैसे देखिएगा एन नॉट से पहले इतना इतना में देखिएगा, इतना में देखिए, इतना में क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा एफ एन और जी एन देखिएगा, कभी एफ एन बड़ा हो रहा है, कभी जी एन बड़ा हो रहा है, कभी एफ एन बड़ा हो रहा है, कभी जी एन हो रहा है। लेकिन एन नॉट के बाद, एन नॉट एक ऐसा इनपुट साइज है जिसके बाद मेरा क्या हो रहा है, जिसके बाद एफ एन मेरा हमेशा बड़ा हो रहा है किससे, सी डॉट जी एन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे क्या, एफ एन जो है एक एन नॉट के बाद, एन नॉट के बाद, एन नॉट के बाद मतलब यहाँ पे हम लिए हैं क्या, एन नॉट के बाद। यहाँ पर भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किधर गया, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे एन नॉट ग्रेटर देन एन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिए, एन ग्रेटर देन एन नॉट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन नॉट ज़्यादा होना चाहिए उससे, और एन नॉट के बाद ही वो काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन नॉट के बाद ही ये काम कर रहा है, तो एन नॉट के बाद यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एन नॉट के बाद, एन नॉट के बाद देखिएगा एफ एन हमेशा बड़ा हो रहा है जी एन से, तो हम बोल सकते हैं क्या, एफ एन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, यहाँ पे सॉरी ऑर्डर ऑफ नहीं, यहाँ पे आएगा ओमेगा ऑफ जी एन। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, सी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एन नॉट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं ये जो होगा ओमेगा ऑफ जी एन होगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बीगो नोटेशन और ओमेगा नोटेशन। अब मेरा और एक बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ये और ये, जब ये और ये समझ गए तो उसको भी आप इजीली समझ सकते हैं। वो क्या होता है, बस दो के बीच में कंपेयर करने के लिए आ जाता है। ओके, तो ये ग्राफ जो यहाँ पे बीगो नोटेशन का ग्राफ है वो, और ये ओमेगा का नोटेशन का ग्राफ है जो ये, आप कुछ बनाए चाहे नहीं, ग्राफ आपको बनाना है तो ग्राफ को भी यहाँ पे हम स्टार मार्क कर देते हैं, स्टार को यहाँ पे, ग्राफ को भी आपको एग्जाम में अगर आता है तो ये कुछ कुछ यहाँ पे वर्ड लिख के आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। ओके, अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपना अगला नोटेशन को। अगला नोटेशन है मेरे पास थीटा नोटेशन। तो यहाँ पे थीटा नोटेशन है वो थीटा से डिनोट किया जाता है, इस प्रकार से आप थीटा लिखते हैं, वही थीटा जो साइन थीटा कॉस थीटा में पढ़ते हैं वही थीटा है यहाँ पे। ओके, तो थीटा नोटेशन क्या बोलता है, दिस नोटेशन गिव एन टाइट बाउंड, टाइट बाउंड ये क्या करता है, टाइट बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ये क्या करता है, टाइट बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इट इज यूज टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट कम्प्लेक्सिटी, क्या, एग्जैक्ट कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ टाइम और स्पेस रिक्वायर्ड इन ऑल केस। सभी केस में कितना टाइम होगा रिक्वायर्ड या फिर कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा, वो हमारा टाइट बाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइट बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट टाइट बाउंड, और एग्जैक्ट यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी होगा वो देगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब ग्राफ पे चलते हैं, तो एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन, एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन इफ एंड ओनली, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एफ एन जो है वो ऑर्डर ऑफ जी एन होना चाहिए, एफ एन जो है वो ऑर्डर ऑफ जी एन होना चाहिए, एंड साथ में एंड भी लगा है, एंड एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन, यहाँ पे बिग ओ में होना चाहिए, और ओमेगा स्मॉल ओ जो है यहाँ पे बिग ओमेगा उसके में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ थीटा जी एन, एफ एन इज थीटा जी एन इफ एंड ओनली इफ, एफ एन जो होना चाहिए, जैसे हम बोले थे क्या एवरेज केस का बात करते हैं ना, वही टाइट वन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा क्या है, ऑर्डर यहाँ पे ले लेते हैं सी वन जी एन, और यहाँ पे ले लेते हैं एफ एन, और यहाँ पे ले लेते हैं सी टू जी एन। ठीक है, यहाँ पे वन ले लीजिए, और यहाँ पे ऊपर में टू टू ले लेते हैं। ये एफ एन जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि जी एन से
एक ऐसा इनपुट लेते हैं, एक ऐसा कांस्टेंट लेते हैं, उससे क्या होता है, जब क्या होता है वो एक से बड़ा हो जाता है और एक से क्या होता है छोटा हो जाता है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक बार क्या होता है ऑर्डर ऑफ मेरा जीन में भाग जाता है, एक बार क्या होता है ओमेगा ऑफ जीन में भाग जाता है, मतलब वो बीच का है, ठीक है, बीच का है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं क्या, C1.Gn लेस देन इक्वल टू Fn लेस देन इक्वल टू C2.Gn। इस प्रकार से होगा तो हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार से होगा तो हम बोलेंगे Fn इक्वल्स टू थीटा ऑफ Gn। अगर इस केस में इस प्रकार से होगा तो हम बोलेंगे ये इसका कंडीशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ पे चलते हैं। तो ग्राफ यहाँ पे क्या है, टाइम टाइम और यहाँ पे मेरा ये इनपुट इनपुट साइन, ठीक है, इनपुट जैसे जैसे बढ़ेगा वो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम फंक्शन लिए एफ एन और जी एन। तो एफ एन हम फंक्शन जब डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे एफ एन का मान जो कर्व है पहले जी एन डिनोट कर लेता है जी। एक हम कांस्टेंट लिए हैं C1, एक कांस्टेंट लिए हैं C1, तो इस केस में हो रहा है मेरा ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है। एक कांस्टेंट लिए हम C2, तो ग्राफ मेरा कुछ इस प्रकार से बना रहा है। और जब हम एफ एन का जब बनाते हैं कर्व, एफ एन का जब ड्रॉ करते हैं तब क्या होता है वो एक बार क्या होता है C2 से बड़ा होता है, मतलब ऊपर का वाला फंक्शन से बड़ा हो जाता है। एक बार क्या होता है सबसे छोटा हो जाता है, फिर एक क्या होता है बीच में जाके एक अपना एन नोट के बाद अपना एक लाइन सेपरेट कर लेता है। तो उसके इसमें क्या होता है C2 से छोटा और C1 से बड़ा, मीन्स एफ C1.Gn से बड़ा हो जाता है Fn और C2.Gn से छोटा हो जाता है। ये वो एन नोट के बाद हमेशा इस प्रकार से चलते रहता है। तो उस केस में हम बोल देते हैं क्या, Fn इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ Gn, सॉरी एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी एन। और ये कंडीशन होना चाहिए और साथ में यहाँ पे जो जो कंडीशन दिखा है वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसके हम बोलेंगे क्या, उसके हम बोल देंगे वो थीटा नोटेशन में आएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है आपको जब एग्जाम में आता है तो ऐसा नहीं चाहिए यहाँ पे हम जैसे जैसे बनाए हैं ऐसे ऐसे तो आपको ऐसा ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस एक टाइम के बाद आपको क्या करना है C1.Gn से बड़ा हो जाना चाहिए और C2.Gn से छोटा हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्ट यही ग्राफ बनाए, आप क्या करना है ऐसे प्रकार से ग्राफ बना दें, यहाँ पे एन दे देना है, यहाँ पे टी देना है और कुछ इस प्रकार से बना दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से बना दीजिएगा और एक ऐसे ऐसे करके एक बार बीच में ऐसे कर दीजिएगा। तो ये मेरा ये C1.Gn हो गया, ये FN हो गया, C2.Gn हो गया। आपको बस क्या करना है एक ऐसा इनपुट साइज यहाँ पे क्या कर देना है वो दर्शा देना है जिसके बाद ये ग्राफ हमेशा इसी प्रकार से रहेगा, मतलब FN ये दोनों के बीच में ही रहेगा। इस प्रकार से बनाना है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही बनाने लग जाए, नहीं। तो यहाँ यहाँ पे आप ये जरूरी नहीं इसी के लिए, जैसे हम पिछले दो ग्राफ जो डिस्कस किए हैं बिग ओ के बारे में और ओमेगा के बारे में, वो दोनों में भी ऐसे ही करना है। आपको एक टाइम एन नॉट के बाद क्या कर देना है, एन नॉट के बाद वो ग्राफ उसी टैब से जाना चाहिए, वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा नहीं एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के पीछे पड़ जाए, वैसा नहीं करना है। बस आपको वहाँ पे समझ जाना है जहाँ इस प्रकार से ग्राफ हमको रिप्रेजेंट कर देना है, ताकि वो एक केस में क्या है एफ एन मेरा ज़्यादा है जी एन छोटा है और एक केस में क्या है मेरा जी एन ज़्यादा है एफ एन छोटा है और एक केस में क्या है दोनों के बीच में है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है इसको। तो प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू असिम्प्टोटिक नोटेशन, असिम्प्टोटिक नोटेशन के बीच में कुछ कुछ है। अब यहाँ पे देखिएगा आप कहिएगा क्या, ये दोनों तो हम डिस्कस किए ही नहीं, स्मॉल ओ नोटेशन और स्मॉल ओमेगा नोटेशन को हम डिस्कस किए ही नहीं। तो उसको आप डिस्कस अगर मान लेते हैं आपको पूछ दिया जाए, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ दिया तो क्या करना है, यहाँ पे जो हम स्मॉल जो बिग ओ में लिखे थे और बिग ओमेगा में लिखे थे सेम कुछ वही सब वही लिखना है। तो उसके बाद वहाँ पे क्या करना है, सिर्फ चेंज क्या करना है, जहाँ पे हम इक्वल टू लगाए थे ना, जहाँ पे इक्वल टू लगाए तो वहाँ पे सिर्फ आपको इक्वल टू हटा के सिर्फ इस प्रकार से करना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए या फिर स्मॉल, स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, वहाँ पे इक्वल टू का कोई चर्चा नहीं आएगा बिग स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा के केस में। अगर उस प्रकार से आता है तो आप क्या करिएगा, बिग ओ का जो भी हम लिखवाए थे जो भी बसा हुआ वहाँ पे आप क्या करते हैं, जहाँ पे क्या था, जहाँ पे मेरा वहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली लगा देना है और साथ में इक्वल टू को हटा के सिर्फ ऐसे, जैसे इस प्रकार से था तो यहाँ पे इसको हटा देना है, या मतलब इस प्रकार से तो इस प्रकार से इसको हटा देना है। वही चीज़ आप सेम कुछ लिख सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ग्राफ आप बना सकते हैं नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ जनरली वहाँ पे बना भी सकते हैं नहीं बना सकते, आपको वो डिपेंड करता है। ओके, लेकिन ग्राफ उस पर हम जब भरने वाले मिलते हैं वहाँ पे नहीं बनाते हैं, तो ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तो चलिएगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम सिर्फ लिख देते हैं भाषा में तो हमको पूरा में पूरा नंबर मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, इसका प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। इसका प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेगा, उसके बाद सिमेट्री, उसके बाद ट्रांजिटिव, उसके बाद ट्रांसपोज सिमेट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, बिग ओ जो होता है वो मेरा रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करता है, ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करता है, ये सिमेट्री को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करता है और ट्रांसपोज सिमेट्री को भी सेटिस्फाई करता है। कौन, बिग ओ। ओके, बिग ओ वाला क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर्टी के बेस पे भी इसका क्या क्या होता है, इसको समझने के लिए क्या करना है, न्यूमेरिकल के बेस पे आप समझते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको समझ लीजिए या फिर याद रख लीजिए, जैसे करना है वो कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है
अगर याद नहीं भी रहता है तो आप वहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी क्या रहता है, ऑप्शंस रहता है, तो वहाँ पे आपको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप इसको याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, अगर इसको समझना चाहते हैं तो इसको समझना चाहते हैं जहाँ ये कैसे होता है, रिफ्लेक्सिव को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है बिग वो, सिमेट्री को कैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ट्रांसिटिव को कैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, तो उस पर क्या होगा, डिटेल में जाएंगे न्यूमेरिकल के साथ, तब वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन डीएसए के बेस पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हम फिर से वहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यहाँ इसका जो भी प्रॉपर्टी होता है उसके बेस पे डिटेल में लाना है तो वहाँ पे डिटेल में उसको लाया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे बिग ओमेगा का। तो बिग ओमेगा रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करता है, सिमेट्री को सेटिस्फाई नहीं करता है, ट्रांसिटिव को और ट्रांसपोज सिमेट्री को सेटिस्फाई करता है। ओके, उसके बाद थीटा का बात करें तो थीटा जो है वो मेरा सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांसिटिव होता है, लेकिन ट्रांसपोज सिमेट्री को सेटिस्फाई नहीं करता है। उसका स्मॉल ओ जो होता है, स्मॉल ओ मेरा सिर्फ ट्रांसलेटिव और ट्रांसपोज सिमेट्री को सेटिस्फाई करता है और दोनों को नहीं करता है। उसके बाद स्मॉल ओमेगा जो है वो मेरा फिर से ट्रांजिटिव और ट्रांसपोज सिमेट्री को सेटिस्फाई करता है और सबको सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो। क्लियर तो ये वाला नहीं होगा, बस ये आपको हम बोले हैं क्या, याद करने के लिए, लेकिन आपको डिटेल में क्लियर करना है तो डिटेल में करना है, तो उसके लिए भी हम बता दें कि आपको क्या करना है। ओके, तो आई होप आप अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन को पढ़े हैं और उसके बारे में ग्राफ जाने, उसका डेफिनेशन वगैरह जाने, उसका जो भी प्रॉपर्टी होता है वो जाने हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सब कुछ। और एक लास्ट में बच जाता है आपका, लास्ट में एक मेरा बच जाता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो उसको भी कर लेंगे तो मेरा मॉड्यूल 1 समाप्त हो जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, अभी तक हम जो भी क्लियर किए हैं इसमें। लेकिन फिर भी रिलेटेड में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।